गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी तक। थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी को एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है? द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स प्रेजेंट इन ए मैक्रो स्टेट इज नोन एज थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। मतलब एक माइक्रो स्टेट के अंदर आपके पास एक मैक्रो स्टेट के अंदर आपके पास कितने माइक्रो स्टेट्स होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देख लिया था हमने कल की थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग अगर एक रिलेशन निकालना चाहें, रिलेशन बिटवीन थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट की, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी में एक मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी में और एक माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन है। तो हम बात करें पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगे, हम मान के चलेंगे कि दैट माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अप्रायरी प्रोबेबिलिटी, एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू 1 बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब सपोज क्या हो रहा है हमारे पास कि जैसे हम एक डाइस को ही थ्रो करें, तो डाइस को थ्रो करने के बाद हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स क्या है, कितने हो सकते हैं? 6 पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं कि डाइस के ऊपर 1 आए, डाइस के ऊपर 2 आए, डाइस के ऊपर 3 आए, डाइस के ऊपर 4 आए, 5 आए या 6 आए। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गए। तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि हमारे पास सिस्टम के अंदर सपोज 50 माइक्रो स्टेट्स हैं टोटल। तो एक माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बोल लो या उसको टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बोल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रो स्टेट किसके इक्वल हो जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल पी से, और मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल पी से। तो मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन दैट मैक्रो स्टेट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइक्रो स्टेट, कि एक माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी को हम उस मैक्रो स्टेट के अंदर कितने माइक्रो स्टेट हैं उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट। दैट मीन्स कैपिटल पी किसके इक्वल हो गया? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन द गिवन मैक्रो स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो 1 बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम तो क्या था? स्मॉल पी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रो स्टेट। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन द गिवन मैक्रो स्टेट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए गिवन मैक्रो स्टेट किसके इक्वल होता था? थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी के। तो कैपिटल पी किसके इक्वल हो जाएगा? थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ ए सिस्टम। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा? कैपिटल किसके इक्वल हो जाएगा? W इंटू 1 बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल था? स्मॉल पी के। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल पी इज इक्वल टू W इंटू स्मॉल पी। कैपिटल पी क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट। स्मॉल पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रो स्टेट। डब्ल्यू क्या है? थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट इज इक्वल टू थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रो स्टेट। तो ये हमारे पास एक रिलेशन हमने निकाल लिया किसके बीच में? थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी के बीच में और प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स के बीच में। अब उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ए मैक्रो स्टेट, कि हम बात कर रहे हैं कि ये एक मैक्रो स्टेट है, किसी मैक्रो स्टेट के अंदर तो 2 माइक्रो स्टेट है, किसी के अंदर 4 माइक्रो स्टेट है, किसी के अंदर 6 माइक्रो स्टेट है और किसी के अंदर एक ही माइक्रो स्टेट है। तो इन मैक्रो स्टेट्स का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इनका सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या होगा कि जैसे कि हमारे पास सपोज हमने कल एग्जाम्पल लिया था कि हमारे पास 2 चैम्बर्स थे। ठीक है। उन 2 चैम्बर्स में हम क्या कर रहे हैं? बॉल्स है हमारे पास अलग अलग कलर्स की, और उन बॉल्स को हम उन चैम्बर्स के अंदर क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास जैसे
ए बॉल है, बी बॉल है, ठीक है। अगर हमारे पास 3 डिस्टिंग्विजेबल बॉल्स हैं तो 3 डिस्टिंग्विजेबल बॉल्स का मतलब हो गया, एक बॉल का नाम रख दिया हमने ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, ठीक है। अब उन तीनों बॉल्स को हम उन चैम्बर्स के अंदर फेंक रहे हैं, ठीक है। बॉल को हमने थ्रो किया, अब वो ऐसा कुछ नहीं है कि बॉल स्पेसिफिकली जाके चैम्बर ए में गिरेगी या चैम्बर बी में गिरेगी, दोनों में जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना, पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है। सेम है तो वो ए चैम्बर में भी जा सकती है जो इस बॉल को थ्रो करोगे, और बी को भी जा सकती है, ठीक है। उसके हमने केसेस डिस्कस कर लिए थे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनेंगी कि चैम्बर ए में जैसे तीनों बॉल या तो चैम्बर ए में चली जाए, या तीनों बॉल चैम्बर बी में चली जाए, या 2 चैम्बर ए में, 1 चैम्बर बी में। इस तरह से हम 3 डिस्टिंग्विजेबल पार्टिकल्स का केस डिस्कस कल कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका ये जो केस डिस्कस किया, इसमें हमारे पास जैसे 3 डिस्टिंग्विजेबल पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास क्या केस बना था उसमें कि हमारे पास 4 तो मैक्रोस्टेट मिले थे और 8 क्या मिले थे उसमें, माइक्रोस्टेट्स मिले थे। बीच वाले जो 2 माइक्रोस्टेट थे उस उनकी क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी 3 दैट मीन्स उनकी थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी थी 3, कि उन माइक्रोस्टेट्स के अंदर जैसे 2 1 और 1 2 वाला जो माइक्रोस्टेट था, उन माइक्रोस्टेट्स के अंदर मैक्रोस्टेट्स के अंदर आपके पास कितने माइक्रोस्टेट्स मिल रहे थे, 3 माइक्रोस्टेट्स आपको मिल रहे थे। तो अब इसमें हम मान के चलते हैं कि जो हमने 2 चैम्बर्स हमारे पास बनाए थे, उन 2 चैम्बर्स का टेम्परेचर सपोज अलग अलग है, ठीक है। हमने बोला और फिजिकल कंडीशंस तो सेम है कि भाई दोनों का साइज सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है, जो पार्टिकल आप थ्रो कर रहे हो वो दोनों के बीच में खड़े होके कर रहे हो, कि वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसके अंदर जाने के चांसेस कम है या उसके अंदर जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, कि चैम्बर ए का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है और चैम्बर बी का टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉल्स आप थ्रो कर रहे हो वो मेटालिक बॉल्स है, ठीक है। तो अब वो मेटालिक पार्टिकल्स आपने थ्रो करे तो जिसका 150 डिग्री सेल्सियस था, वो बॉल जो 150 डिग्री सेल्सियस में जाएगी उसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बॉल का भी 150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जो बॉल आपकी 100 डिग्री सेल्सियस वाले चैम्बर में गई उसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, एनर्जी हो गया। एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। बेसिकली क्या है कि हम जो कंसीडर करके चल रहे हैं कि दोनों की एनर्जी अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये तो समझाने के लिए था कि भाई एक का टेम्परेचर मान लो 150 है, दूसरे का 100 है, तो जो 150 वाले में बॉल जाएगी उसका टेम्परेचर 150 हो जाएगा, जो 100 वाले में जाएगी बॉल उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी हो जाएगी। अब सपोज 2 बॉल तो 100 वाले में गई और एक बॉल गई आपकी 150 वाले में, तो उस मैक्रोस्टेट की एनर्जी क्या होगी, कुछ अलग होगी। और जब 2 बॉल 150 वाले में जाएंगी और एक बॉल 100 वाले में जाएगी, उस मैक्रोस्टेट की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये दे रखा है कि एक चैम्बर की, एक बॉक्स की तो एनर्जी आपकी 6 अर्ग है, दूसरे बॉक्स की एनर्जी है आपकी 8 अर्ग्स, ठीक है। और जब हम कंसीडर करते हैं मैक्रोस्टेट 4 × 0 की, हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं और 4 पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि चारों के चारों पार्टिकल्स बॉक्स ए में चले गए और बॉक्स जो सेकंड था वो खाली रह गया। तो बॉक्स 1 की एनर्जी कितनी है आपकी, 6 अर्ग है, तो उसके अंदर 4 पार्टिकल्स गए, तो उस पूरे सिस्टम की उस टाइम पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले की एनर्जी 6 थी, उसमें 4 पार्टिकल गए तो एनर्जी होगी 6 × 4, प्लस दूसरे की एनर्जी 8 अर्ग है लेकिन उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं गया, तो 0 × 8 दैट मीन्स टोटल एनर्जी कितनी हो गई आपकी, 24 अर्ग्स हो गई, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा मैक्रोस्टेट है आपका, जिसमें 3 पार्टिकल्स तो पहले बॉक्स में जा रहे हैं और एक पार्टिकल दूसरे बॉक्स में जा रहा है। तो उस मैक्रोस्टेट की जब 3 पार्टिकल्स पहले बॉक्स में जा रहे हैं और दूसरा पार्टिकल क्या जा रहा है, मतलब एक बचा हुआ पार्टिकल दूसरे बॉक्स में जा रहा है, तो उस केस में एनर्जी कितनी होगी कि पहले बॉक्स की तो एनर्जी 6 है, तो उसमें 3 पार्टिकल गए 6 × 3, प्लस दूसरे की एनर्जी 8 है, उसके अंदर एक ही पार्टिकल गया 1 × 8, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो गई, 6 × 3 = 18 प्लस 8 कितना हो गया, 26 अर्ग्स।
अब जब 2 2 वाला केस कंसीडर करेंगे कि 2 पार्टिकल एक बॉक्स में, 2 पार्टिकल दूसरे बॉक्स में, तो 2 × 6 + 2 × 8 कितना हो जाएगा 28 अर्ग्स। ऐसे ही 1 3 वाला जब एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, मैक्रोस्टेट कंसीडर करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा 1 × 6 + 3 × 8, तो कितना हो जाएगा 30 अर्ग्स। ऐसे ही 0 4 वाला करेंगे तो 32 अर्ग्स। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है क्या, कि जब हम मैक्रो स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो मैक्रो स्टेट के अंदर कितने भी माइक्रो स्टेट हो उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम ही होगी। जैसे हमने 3 1 वाला कंसीडर किया कि जैसे हमारे पास 4 पार्टिकल हैं ए बी सी डी। अब पहले में चाहे ए बी सी जाए, चाहे ए बी डी जाए, चाहे ए सी डी जाए, चाहे बी सी डी जाए, कुछ भी जाए, पहले में एनर्जी तो वही रहेगी 26 अर्ग। समझ रहे हो बात की, जैसे ए बी सी डी 4 पार्टिकल्स हैं, उसमें से एक केस, एक इस मैक्रो स्टेट के अंदर एक माइक्रो स्टेट तो ये बन गया कि ए बी सी तो पहले में चले जाए और डी चला जाए दूसरे में। एक पॉसिबिलिटी क्या बन गई आपके पास कि ए बी डी तो चले जाए पहले में और सी चला जाए दूसरे में। चौथी बन गई ए सी डी चले जाए पहले में और बी चला जाए दूसरे में। तो उसके बाद नेक्स्ट बन गई बी सी डी चले जाए पहले में और ए चला जाए दूसरे वाले में। इन चारों पॉसिबिलिटीज में आपका क्या होगा, एनर्जी 26 अर्ग ही रहेगी, क्योंकि उसमें एक पार्टिकल जा रहा है और उसमें 3 पार्टिकल रह रहे हैं, तो एनर्जी उसके अकॉर्डिंग होगी, ना कि कौन सा पार्टिकल कौन से बॉक्स में जा रहा है। पार्टिकल्स की एनर्जी बदल जाएगी कि जो जैसे पहले में एक केस में ए बी सी पहले में गए थे और डी दूसरे में गया था, तो ए बी सी की एनर्जी 6 अर्ग है, तीनों की 6 अर्ग है, और डी की एनर्जी है 8 अर्ग। लेकिन पूरे मैक्रो स्टेट की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग मैक्रो स्टेट होंगे तो अलग अलग एनर्जी होगी। सेम मैक्रो स्टेट है, चाहे उसके अंदर कितने भी माइक्रो स्टेट्स हैं, सभी माइक्रो स्टेट्स में सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो स्टेट की। मैक्रो स्टेट किसको रिप्रेजेंट करेगा कि अभी सिस्टम हमारा इस पर्टिकुलर, बोल तो हमारे पास 4 ही है ना, एक टाइम पे तो एक ही मैक्रो स्टेट एग्जिस्ट करेगा। कि जैसे अभी मान लो सपोज आपने चारों बॉल फेंकी, चारों बॉल फेंक के आपकी चारों बॉल क्या है, 3 बॉल तो क्या हो गया चैम्बर ए में है और एक बॉल चैम्बर बी में है, ठीक है। तो उस टाइम पे वो एक मैक्रो स्टेट हो गया। अभी के टाइम पे ये मैक्रो स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है और सिस्टम की एनर्जी इस मैक्रो स्टेट के अकॉर्डिंग है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो आपकी पहले चैम्बर में 3 बॉल थी, उस 3 में से एक बॉल दूसरे चैम्बर में चली गई और अब सिस्टम के अंदर क्या हो गया, पहले चैम्बर में 2 बॉल है, दूसरे चैम्बर में 2 बॉल है। दैट मीन्स अगर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन था वो बदल गया, डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, इसका मतलब आपका मैक्रो स्टेट बदल गया। अगर आपका मैक्रो स्टेट बदल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सिस्टम की एनर्जी चेंज हो गई। अब 2 बॉल पहले में है, 2 बॉल दूसरे में, दोनों चैम्बर्स की एनर्जी अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग अब क्या हो चुका है, एनर्जी डिफरेंट हो चुकी है। जैसे 2 2 के केस में यहाँ पे 28 अर्ग हो चुकी है, जो पहले 26 अर्ग थी। और अब थोड़ी देर बाद क्या हो गया, चैम्बर ए से एक और पार्टिकल निकल के चैम्बर बी में चला गया, तो चैम्बर बी में चला गया, फिर से सिस्टम की एनर्जी चेंज हो गई, जो अब 28 अर्ग थी। तो अभी 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 प्रेजेंट टाइम पे जब 1 3 वाला केस है, तो आपकी एनर्जी सिस्टम की कितनी हो चुकी है, 32 अर्ग्स हो चुकी है। तो ये क्या होगी, आपकी सिग्निफिकेंस होगी एक मैक्रो स्टेट की। अब उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रेंट एंड असेसिबल स्टेट्स। अब उसके बाद कंस्ट्रेंट्स क्या है, तो कंस्ट्रेंट क्या है, द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय फिजिकल लॉ ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन ए गिवन सिस्टम अमंग सेल इन फेस स्पेस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम। मतलब एक किसी सिस्टम के अंदर हम कुछ कंडीशन, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें, हम लगा दें या कोई फिजिकल लॉ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर, कि सिस्टम के अंदर, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन किस तरह की, कि सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे। जैसे हमारा सिस्टम कैसा है, अब हमने क्या कर दी, एक सिलेंडर के अंदर गैस भर दी, वो हमारा एक सिस्टम बन गया, ठीक है। अब उस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है कि उस सिस्टम के अंदर हमने कंडीशन लगा दी कि एक बार हमने गैस फिल कर दी, बाहर से कोई भी गैस का पार्टिकल अब अंदर नहीं जा सकता और अंदर से कोई भी गैस का पार्टिकल बाहर नहीं आ सकता। मतलब जितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जितने पार्टिकल सिस्टम के अंदर हैं, जो आपने एक बार फिल कर दिए,
वही फिक्स रहेंगे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। जितनी भी देर आपका एक्सपेरिमेंट चले उसके ऊपर वही पार्टिकल्स उस गैस के अंदर रहेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सिस्टम के अंदर सेम रहेंगे। ये आपने कंडीशन लगा दी, ठीक है। या फिर आपने कंडीशन लगा दी कि एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी, कि आपने इंसुलेटेड सिस्टम कर दिया, ना तो बाहर से आप हीट दे रहे हो ना अंदर की हीट बाहर निकल रही है, तो ना तो सिस्टम एनर्जी को लॉस कर रहा है और ना ही बाहर से एनर्जी ले रहा है। तो उस केस में टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा कि मान लो 10 अर्ग की एनर्जी में 4 पार्टिकल्स थे, 20 की में 3, ऐसे पार्टिकल्स चेंज करते रहेंगे अपने एनर्जी इंटरवल को, लेकिन टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। एक तो कि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो सकते, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो सकते तो क्या हो गया, जो पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिस्टम का, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा कि पार्टिकल हमारे पास कांस्टेंट रहे। दूसरा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहे। तो जो पार्टिकल्स अलग अलग चैम्बर्स में जाएंगे, अलग अलग एनर्जी इंटरवल्स में जाएंगे, वो किसके बेसिस पे जाएंगे, इन दो कंडीशन के बेसिस पे जाएंगे। तो इन दो कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट। तो एक हमने एग्जांपल लिया, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर या कोई फिजिकल लॉ आपके या कोई फिजिकल कंडीशन इस तरह की आपने अपने सिस्टम की बना दी कि आपके सिस्टम के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गई, और उन रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपका सिस्टम क्या होगा, जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो आपका सिस्टम के अंदर आपने सेल्स बना दिए, तो वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उन सेल्स में इन कंडीशंस के बेसिस पर ही जाएंगे, जो आपने ये कंडीशंस यहाँ पे लगाई हैं। इन कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। इन कंडीशन को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जैसे प्रैक्टिकल सिस्टम होगा, तो उस प्रैक्टिकल सिस्टम में जैसे एक चैम्बर के अंदर आपने गैस ले ली, ठीक है। तो उस चैम्बर के अंदर एक्चुअली में तो कोई भी कंस्ट्रेंट्स, अब वो चैम्बर के अंदर आपने गैस ली है, उस चैम्बर के अंदर एक्चुअली में तो कोई भी चैम्बर्स नहीं बने हुए। भैया आपने एक सिलेंडर ले लिया या एक बॉक्स ले लिया, उसके अंदर आपने गैस फिल कर ली और बॉक्स को कर दिया क्लोज। तो अब आप उसके अंदर एक्चुअली में पार्टीशन नहीं कर रहे, लेकिन अब आप क्या मान के चल रहे हो कि उसके अंदर पार्टीशन किस तरह का हो रहा है, आपने उसके जो उसका रीजन है उसको फेस स्पेस कंसीडर कर लिया। फेस स्पेस आपका क्या होता है, मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस को मिला के हमारे पास क्या बनता है, फेस स्पेस बनता है। कि एक तो पोजीशन होगी हमारी कि पार्टिकल्स इस पोजीशन पे हो सकते हैं, ठीक है। एक होगी मोमेंटम की पार्टिकल की ये मोमेंटम हो सकती है। तो ये जो 6 डायमेंशनल स्पेस हमारे पास बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस फेज स्पेस के अंदर आपने क्या कर दिया, पार्टिकल्स का जो आपका एक बड़ा सा चैम्बर था जिसके अंदर आपने गैस भर रखी थी, उसके अंदर हम मान लेते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं। और वो सेल्स किस तरह से बने हुए हैं कि एनर्जी इंटरवल के बेसिस पे या मोमेंटम इंटरवल के बेसिस पे वो क्या बने हुए हैं, सेल्स बने हुए हैं। कि 0 से 5 मोमेंटम के बीच का दूसरा हो गया, 5 से 10 के बीच में तीसरा हो गया, 10 से 15 के बीच में चौथा हो गया, या 10 से 20 के बीच में चौथा हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो वो सेल्स बने हुए, तो आपके जो पार्टिकल होंगे किसी की तो मोमेंटम कुछ होगी, किसी की मोमेंटम कुछ होगी, तो आप बोलोगे कि जो आपके इस मोमेंटम इंटरवल में जो पार्टिकल है तो वो पार्टिकल उस सेल के अंदर लाई करता है। जो पर्टिकुलर दूसरी किसी मोमेंटम इंटरवल में पार्टिकल लाई कर रहा है तो वो दूसरे सेल के अंदर लाई कर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या मानेंगे, हम प्रैक्टिकल सिस्टम में मानेंगे कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वो सेल्स के अंदर हो रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो अब उसके ऊपर उस सिस्टम के ऊपर जो कुछ कंस्ट्रेंट्स लगेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेंगी, उन रिस्ट्रिक्शंस को ही हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे।